हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं मॉक टेस्ट 196 और ये मैथ से संबंधित होंगे। तो आज हम मैथ के प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न को लेकर आए हैं जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है और सभी प्रश्नों को बिल्कुल बेसिक से और कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे आपको। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये सेशन। पहला प्रश्न है आप सभी के लिए, यदि किसी जीवा द्वारा वृत्त के प्रमुख चाप पर बनाया गया कोण 55 अंश का है, यानी 55 डिग्री का है, तो उस जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण कितना डिग्री का होगा। तो देखिए, ऐसे प्रश्न जब भी पूछेगा आपके एग्जाम में तो उसको बनाते कैसे हैं। तो पहले हम एक सर्कल ले लेते हैं, ठीक है, एक वृत्त ले लेते हैं, उसके बाद समझने में आसानी है, फिगर के साथ समझने में आसानी होता है। एक हम सर्कल बना लेते हैं, सर्कल बना लिए। उसके बाद प्रश्न में जो बोला गया है वही करेंगे। प्रश्न में बोला गया है कि किसी जीवा द्वारा, देखिए ये तो आपका हो गया सर्कल, वृत्त हो गया, ये आपका जीवा हो गया, ये वृत्त का क्या हो गया, जीवा हो गया, ठीक है। उसके बाद वृत्त जीवा द्वारा वृत्त के प्रमुख चाप पर बनाया गया कोण 55 डिग्री का है, यानी कि वृत्त के जीवा द्वारा कहाँ बनाया गया कोण, किसी चाप पर। ये जो कोण बनाया गया है ये कितना डिग्री का कोण बना है, ये कोण जो बना है ये 55 डिग्री का बना है, 55 डिग्री का। यानी कि वृत्त के जीवा के द्वारा वृत्त के चाप पर, ये परिधि पर बनाया गया कोण कितना डिग्री का है, 55 डिग्री का है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि उसी जीवा द्वारा, यानी यही जीवा के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण कितना डिग्री का होगा। वृत्त का केंद्र ये रहा, ये तो यानी यही जीवा के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण कितना डिग्री का होगा। यानी कि ये, रुकिए अच्छा से कर देते हैं, बिल्कुल आसानी से इसको ध्यान से, है ना। ये जो कोण होगा कितना डिग्री का होगा वो आपको निकालना है। इसी जीवा के द्वारा वृत्त के केंद्र पर, यानी ये वृत्त का केंद्र हुआ, सेंटर हुआ, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा कितना डिग्री का कोण बनेगा वही आपको बताना है। तो देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न पूछे सर्कल के अंतर्गत, अगर किसी जीवा के द्वारा बनाया गया कोण परिधि पर कहीं भी अगर कितना भी डिग्री का कोण बनाया गया है तो उसका हमेशा ये वाला जो सेंटर वाला कोण होता है दोगुना होता है। याद रखिएगा। हम यहाँ पे नाम दे देते हैं, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं P Q R और इस सेंटर को O मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपको निकालना क्या है, POQ, एंगल POQ निकालना है ना, यानी कि आपको निकालना है एंगल PO, दूसरा पेज आ गया, एंगल POQ निकालना है, ठीक है। तो एंगल ये जो POQ होगा ये एंगल PRQ का दोगुना होगा, एंगल PRQ का दोगुना होगा। इसको हम समझाने के लिए बेसिक से बता रहे हैं, ठीक है। तो आप देखते सब कैसे बना दिया तो बना ही लीजिएगा। हम बेसिक से बता रहे ताकि सबको समझने में आसानी हो। तो अगर यहाँ पे से एंगल POQ निकालेगा तो एंगल POQ बराबर होगा एंगल PRQ का दोगुना। तो एंगल PRQ का मान 55 डिग्री है और उसका दोगुना कीजिएगा, तो 55 का दोगुना कितना, 110। तो एंगल POQ कितना आ जाएगा, 110। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका पूरा बेसिक सी, जिसे आपको समझने में आसानी हो। तो हम पूरा बेसिक से बताएं। अब इसको कैसे बनाइएगा, अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे तो ऐसे बनाइएगा। देखिए, एक सर्कल लीजिएगा, इसको मिटा देते हैं, एक सर्कल। तो ये जीवा इसका हुआ, जीवा के द्वारा बनाया गया परिधि पर कोण कितना डिग्री का है, 55 डिग्री का है, कहीं भी बन सकता है। उसके बाद यही जीवा के द्वारा वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का है। याद रखिएगा, हमेशा जो परिधि पर जो बना कोण होता है जीवा के द्वारा उसका दोगुना होता है ये सेंटर पर बना कोण। ये 55 है तो इसका दोगुना क्या हो, 110 ये हो जाएगा। बस आसान समझ, 110 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। मुझे उम्मीद है आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसको हटा देते हैं, खाली पेज है। प्रश्न देखिए, यदि k + 1/k - 2 = 0 है और k बड़ा है 0 से, तो k पर पावर 17 यानी 17 प्लस 1/k पर पावर 12 12 का मान क्या होगा। ठीक है, जब ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में तो आप लोग छोड़ दीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं। तो देखिए इसको बनाते कैसे, इसको तो बेसिक तो बहुत लंबा चौड़ा चल जाएगा। यहाँ पे मान रख के पहले वैल्यू पुट कीजिएगा, ठीक है। इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, k + 1/k - 2 बराबर 0 दिया हुआ है, तो 2 को उधर भेज देंगे। अगर k + 1/k
बराबर -2 प्लस में 2। अब यहाँ पे के का वैल्यू ऐसा कौन सा मतलब नंबर रखेंगे, संख्या रखेंगे के की जगह, जिससे ये पूरा संतुष्ट हो जाएगा, दोनों और इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कि के की जगह क्या रखिएगा, अगर हमें के की जगह 1 रखते हैं, के का मान 1 रखते हैं, यहाँ लिख देते हैं, यदि हम के का मान 1 लेते हैं, के का मान कितना लेते हैं 1 लेते हैं समीकरण को संतुष्ट करने के लिए। के का मान अगर 1 लेते हैं तो अगर यहाँ भी 1 रखिए प्लस 1/1 यहाँ भी हो जाएगा बराबर 2। तो यहाँ से 1 अब 1/1 तो 1 ही होगा, 1 1 2, यानी कि 1 + 1/1 बराबर 2 है ना। तो यहाँ से 1 फिर प्लस यहाँ 1 बराबर 2, तो 1 1 2 बराबर 2, यानी कि समीकरण संतुष्ट हो गया। हमको यहाँ से पता चल गया कि के का मान हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे। बस आपको यहाँ के का मान 1 रखना है। अब वैल्यू निकाल लीजिए, किसका वैल्यू निकालना है उसको लिखिए। यहाँ पे वैल्यू निकालना है आपको k⁻17 प्लस 1/k⁻12, इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो के का मान हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो 1⁻17 प्लस 1/1⁻12। तो 1 कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना रहे उसका मान हमेशा 1 आएगा, प्लस 1/1 कुछ भी रखेंगे उसका मान हमेशा 1 आएगा, यानी कि 1 + 1 बराबर 2। बस 2 आपका आंसर आ गया। तो k⁻17 प्लस 1/k⁻12 का मान कितना आ गया 2 आ गया। 2 कैसे आ गया आपको बता दिए। पहले हम के का मान निकाले, के का मान कैसे निकाले, तो यहाँ समीकरण को संतुष्ट करके मान रख के हम के का मान निकाले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ से के का मान क्या आ गया 2 आ गया। तो इस तरह से बनाइएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एक वृत्त की परिधि 28 सेमी है, जीवा XY इस वृत्त की परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो XY की लंबाई कितनी है आपको बताना है। देखिए फिर भी यहाँ से हम एक सर्कल लेते हैं, क्योंकि देखिए प्रश्न बनाते हैं ना, ऐसे प्रश्न जब भी बनेगा ना तो आप वहाँ पे आपको सर्कल लेना पड़ेगा, फिगर से आसानी से समझ में आता है। मान लीजिए सर्कल ले लिए, रुकिए यहाँ इसको नीचे ले लेते हैं। ये क्या लिए हम सर्कल लिए। अब जो बोला गया वही करेंगे। यहाँ पे जीवा XY इस वृत्त की परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो XY की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जीवा है और वृत्त के परिधि पर कितना डिग्री कोण बनाती है 90 डिग्री का कोण बनाती है। आप ये याद रखिएगा कि जो सर्कल होता है, सर्कल का डायमीटर से जो एंगल बनता है परिधि पर, तो हमेशा 90 डिग्री का बनता है, समकोण बनता है। तो यहाँ से अगर हम जीवा लेते हैं XY, तो इसका पूरा सेंटर हो जाएगा, ये XY जीवा है। तो XY जीवा से परिधि पर बना कोण कितना डिग्री का है 90 डिग्री का। तो यहाँ से ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। यहाँ से याद रखिएगा, सर्कल का डायमीटर से बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है, समकोण होता है। और जीवा से बना कोण परिधि पर, अगर देखिए इसको समझिए आप, ये मान लीजिए सर्कल है, यहाँ से अगर जीवा से अगर एंगल बनाएगा, तो यहाँ से अगर ये अगर 50 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ से भी अगर एंगल बनाएंगे तो इसका भी मान 50 होगा। अगर इसका मान 50 है तो इसका भी मान 50 होगा। कहीं भी आप अगर एंगल बनाएगा, तो यहाँ से अगर आप एंगल बनाएगा यहाँ, ये भी आप इसका भी मान कितना होगा 50 डिग्री होगा। इसको आपको समझना पड़ेगा। फिर यहाँ से भी अगर एंगल बनाते हैं तो इसका भी मान कितना होता है 50 डिग्री होता है, जब जीवा से बनाएंगे तब। जब डायमीटर से बनाएंगे, व्यास से बनाएंगे परिधि पर, यहाँ से अगर ये इसका सेंटर हो गया, तो व्यास से अगर परिधि पर कोण बनाएंगे तो ये हमेशा कितना डिग्री कोण बनेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री का 90 डिग्री बनेगा, समकोण बनेगा। तो यहाँ पे वही बात बोला गया है कि जो XY वृत्त का जीवा है परिधि पर कितना डिग्री कोण बना रहा है 90 डिग्री का। तो ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा, इसको आपको याद रखना है। ये XY जीवा हो गया। और याद रखिएगा कि जो व्यास होता है, व्यास डायमीटर होता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है डायमीटर, व्यास। तो यहाँ पे प्रश्न में दे दिया गया है एक वृत्त की परिधि, परिधि कितना दिया है 88 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। तो 2πr का वैल्यू कितना दिया है 88। तो यहाँ से आप r का वैल्यू निकाल लीजिए। तो 2 × पाई का मान कितना 22/7 गुना r बराबर 88। तो यहाँ से 22 चौके 88, 2 दूना 4। तो यहाँ से r का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा 7 × 2 7 दूना 14। यहाँ से त्रिज्या रेडियस कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए त्रिज्या 14 आ गया। आपको प्रश्न में बोला गया है कि XY की लंबाई कितनी होगी वो आपको निकालना है, यानी कि ये जो XY की है लंबाई, इसी का आपको मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे से त्रिज्या निकाले। मान लीजिए सर्कल है, सर्कल की ये त्रिज्या का दोगुना होता है व्यास, और व्यास का आधा होता है त्रिज्या। याद रखिए, रेडियस का दोगुना होता है डायमीटर, और डायमीटर का आधा होता है रेडियस। तो यहाँ से अगर हम यहाँ रेडियस निकाले कितना 14, तो यहाँ से यहाँ तक जब 14 सेंटीमीटर है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, क्योंकि रेडियस का दोगुना डायमीटर होता है। तो यहाँ से यहाँ तक 14, तो यहाँ से यहाँ तक भी 14 होगा ना, 14 14 28। तो ये XY की लंबाई कितना निकल कर आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। बस इसको समझने के लिए तो ये जो हम जितना भी बात बेसिक बताए, इसको आपको ध्यान में रखना है कि वृत्त की जो व्यास से परिधि पर बना कोण कितना डिग्री का होता है, जीवा के द्वारा अगर
एंगल बनाएंगे परिधि पर तो कितना डिग्री कोण बनेगा, सारा एंगल बनेगा, कहीं भी अगर एंगल बनेगा तो सेम बनेगा। सभी छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना है। तब जो बताया गया था यहाँ पे दिया गया था परिधि 88 सेंटीमीटर, तो यहाँ से परिधि बराबर 88 दिए, तो यहाँ से आर का मान निकल कर आ गया कितना 14, तो आपको व्यास का मान पता करना था डायमीटर का। तो डायमीटर रेडियस का दोगुना होता है, तो व्यास मतलब त्रिज्या अगर 14 है तो व्यास 28 हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। था थोड़ा लेंदी प्रश्न, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न एसएससी के एग्जाम पूछे जाते हैं, तो हम आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहे हैं। नेक्स्ट है ये टाइम एंड वर्क से संबंधित प्रश्न। पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। यदि क्यू अकेला इस कार्य को 25 दिनों में कर सकता है तो पी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो देखिए पहले इसको यहाँ पे टोटल वर्क आपको निकालना है, फिर दोनों का एफिशिएंसी निकालना है, उसके बाद ही समय निकलेगा। वर्क एफिशिएंसी निकालने के बाद ही आपको समय निकाल पाइएगा, नहीं तो नहीं निकाल पाएगा। तो यहाँ पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में करता है, तो पी और क्यू मिलकर कितना दिनों में 20 दिनों में। उसके बाद क्यू अकेला 25 दिनों में, क्यू अकेला 25 दिनों में। तो यहाँ से आप टोटल वर्क निकालिएगा तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 20 और 25 के एलसीएम 100 होता है, तो 100 टोटल वर्क आपका आ गया। तो 20 पंचा 100 2500 के 100, यानी कि पी और क्यू दोनों का एफिशिएंसी 5 आ गया और क्यू का एफिशिएंसी 4 आ गया। तब जब क्यू का एफिशिएंसी 4 है और पी और क्यू दोनों का एफिशिएंसी मिला के 5 है, तो यहाँ से पी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, पी का एफिशिएंसी 1 हो जाएगा, 1 होगा ना, क्योंकि 4 क्यू का एफिशिएंसी है और दोनों मिलाकर 5 है। तो जब क्यू का 4 हो तो पी का 5 मतलब 1 हो जाएगा एफिशिएंसी। अब आपको किसका समय निकालना है, तो पी का समय निकालना है। तो बस कुछ नहीं करना है, पी का समय निकालना है, तो टोटल वर्क को ऊपर और पी का एफिशिएंसी को नीचे रख के तब काट देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप पी का समय निकालिएगा, टोटल वर्क कितना है 100 है और पी का एफिशिएंसी कितना 1 है, तो 1 को 100 से भाग कीजिएगा तो कितना 100 ही आएगा। तो पी कितने दिनों में कम करेगा, 100 दिनों में अकेला। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 100 दिन। आसान था ये। नेक्स्ट है ए की आय का 20% बी की आय के 10% के बराबर है। यदि ए की आय 2550 रुपया है तो बी की आय कितनी है। देखिए ए की जो आय है 20%, ए की आय का 20% यानी 20/100, अब बी की आय का 10% यानी 10/100 आपस में बराबर है, इक्वल है। तो यहाँ से आप ए और बी का रेशियो निकाल लीजिए। 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 खत्म। तो यहाँ से अगर ए और बी का रेशियो निकालिएगा तो ए का मान इस पार में जो रहेगा ना 1, तो 1 हो जाएगा, और बी का मान इस पार में जो 2 है तो 2 हो जाएगा, यानी ए और बी का हम रेशियो निकाल लिए। अब यहाँ पे आगे बोला गया है प्रश्न में कि ए की आय कितना है 2550। यहाँ से ए बी का रेशियो जो हम निकाले कितना 1:2। तो यहाँ पे किसका मतलब रुपया दिया है, आय किसका इनकम दिया हुआ, तो ए का इनकम दिया हुआ 2550। तो यहाँ से ए का रेशियो में मान कितना 1 है, तो यही 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2550 रुपया दिया है। आपको किसका मतलब इनकम निकालना है, आय, तो बी की आय। जब 1 यूनिट का वैल्यू 2550 तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, इसका दुगुना हो जाएगा। तो 2550 का दुगुना कितना होगा, 2550 का दुगुना कीजिएगा, 0 5 10 15 10 1 11 2 4 1 5 यानी 5100। तो बी का आय कितना आ गया 5100। इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। बस पहले हम क्या किए, प्रश्न में बोला गया था कि ए की आय का 20%, अब बी की आय का 10% बराबर है, इक्वल है। तो यहाँ ए की आय का 20% बराबर बी की आय का 10%, तो यहाँ पे दोनों को इक्वल किए, तो यहाँ से ए और बी का रेशियो निकाल लिए। तो ए और बी का रेशियो निकाल लिए, उसके बाद प्रश्न में दे दिया गया है ए की आय। तो ए की यहाँ पे यूनिट में मान, रेशियो में मान 1 था, तो यही 1 यूनिट का वैल्यू 2550 है। 1 यूनिट का वैल्यू 2550, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका दुगुना हो जाएगा, 5100 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ये डिस्काउंट से संबंधित प्रश्न है, वही प्रॉफिट एंड लॉस से उसी में चैप्टर में आता है। कि रोहित 700 रुपये में एक गेंद खरीदता है, कितना 700 रुपये में एक गेंद खरीदता है। रोहित इस गेंद पर ग्राहक को 20% और 40% की क्रमागत 2 छूट देता है, नहीं 2 छूट देता है, एक 20% वाला एक 40% का। तब गेंद का विक्रय मूल्य कितना होगा वो आपको निकालना है। तो देखिए खरीदता है कितना रोहित गेंद 700 में, तो 700 में खरीदा है। आप ही बताइए 20% का छूट दिया तो बेचा कितना में 80% में। 20% छूट का मतलब क्या हुआ, बेचा होगा 80% में। अब फिर ये पहला छूट हुआ, फिर दूसरा छूट दे रहा है 40%। मान ली 40% का छूट दिया तो बेचा कितना में 60% में, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। तो 20% छूट दिया तो बेचा 80% में, फिर 40% का छूट दिया तो बेचा 60% में। बस इसका आपको वैल्यू निकाल लेना है। तो 2 0 से 2 0 खत्म, फिर यहाँ 2 0 2 0 खत्म। तो 8 7 56, 56 गुना 6 कीजिएगा तो 56 गुना 6, 6 6 36, 3 6 5 30, 3 33। तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा गेंद का 336। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आसान था ये, समझना पड़ेगा आपको, इतना हम छूट दिया तो बेचेगा कितना में। ये एवरेज से संबंधित प्रश्न है। एक समाज के 120 सदस्यों की औसत आयु 62.5 वर्ष है,
30 नए सदस्यों को शामिल करने पर औसत आयु 58.2 वर्ष हो जाती है, तब नए जो शामिल हुए सदस्य है उसकी औसत आयु कितनी है ये आपको निकालना है। तो देखिए एक समाज में कुल कितना सदस्य मेंबर है, 120 मेंबर है। इसको देखिए हम शॉर्ट में कैसे बनाते हैं, 120 मेंबर है, एक समाज में 120 मेंबर है जिसका औसत आयु दिया है कितना, 62.5 वर्ष। तो औसत को, ये जो संख्या है औसत से इसको गुना कीजिएगा तो योग निकल कर आ जाएगा। औसत बराबर होता ही है संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, तो हम ऊपर में योग लिख रहे हैं, यानी 120 सदस्य है जिसका औसत आयु 62.5 है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ कि 30 नया सदस्य आ गया है और उसका औसत आयु हमको पता नहीं है। मान लीजिए 30 नया सदस्य जो शामिल हुआ है उसका औसत आयु x मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ये टोटल जितना भी टोटल हुआ सदस्य सबका योग आ गया, बट अब टोटल कितना सदस्य हो गया, पहले 120 था अब 30 शामिल हो गया तो 150 अब हो गया वर्तमान में टोटल मेंबर 150। और तब जो औसत पे प्रभाव पड़ा, क्या पड़ा, औसत आयु 58.2 वर्ष हो जाती है, तब ही 58.2 वर्ष हो जाएगी। बस इसको आपको सॉल्व करके x का मान निकालना है, यही प्रश्न है। इसको और एक बार हम समझाते हैं। इसको इक्वेशन को तैयार करने के लिए बहुत समय लगेगा। यही इक्वेशन है, फॉर्मूला जानते हैं ना, औसत बराबर संख्या को एक बटा संख्या को संख्या। तो पहले हम योग निकाल रहे हैं। तो देखिए 120 सदस्य है जिसका औसत आयु दिया हुआ कितना, 62.5। उसके बाद फिर 30 नया सदस्य आ गया है, उसका औसत आयु हमको पता नहीं है, उसी का निकालना है, तो x मान लेते हैं उसका औसत आयु। तो ये टोटल योग आ गया। अब देखिए 120 मेंबर पहले था, 30 मेंबर फिर आ गया तो टोटल मेंबर 150 हो गया। तब जो औसत आयु में चेंजेस हुआ, परिवर्तन हुआ, तो 58.2 वर्ष हो गया। बस इसको सॉल्व करके x का मान निकालना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 120 गुना 62.5 कीजिएगा तो कितना आएगा, अब बगल में कर देते हैं। 120 गुना अगर 62.5 कीजिएगा, यहाँ से दशमलव उड़ाएगा तो यहाँ 10 बैठेगा, फिर 0 से 0 खत्म, फिर गुना कीजिएगा तो कितना 12 गुना 625 अगर कीजिएगा तो 12 पंचे 60, 6 हासिल, 12 दूना 24 30, 3 हासिल, 12 छक्का 72, 3 75, यानी कि 7500 होगा। तो यानी कि उतना गुना उतना कीजिएगा तो 7500, हम बगल में गुना कर रहे हैं प्लस, फिर 30x यहाँ हो जाएगा बराबर, ये तो 150 तो उधर जाकर गुना हो जाएगा, यानी कि 58.2 गुना 150। फिर इसको भी बगल में गुना कर लेते हैं, 58.2 गुना 150, 58.2 गुना 150। फिर यहाँ से दशमलव उड़ाएगा तो यहाँ 10 बैठेगा, 0 से 0 खत्म। अब फिर कितना 582 हो गया गुना 15, इसको कीजिएगा तो 15 दूना 30, 15 दूना 30, 3 हासिल, 15 8 120 और 3 123, 123 का 3 हासिल 12 और 15 5 75, 75 12 कितना होता है, 75 12 5 2 7 7 8 87 है। और एक बार कहते 75 12 5 2 7 7 1 8 87 हो गया। यहाँ 87 आपका हो गया, इसको हम हटा देते हैं। कितना हो गया था, 87 30, तो यहाँ 7500 हो जाएगा प्लस 30x बराबर, दोनों गुना कीजिएगा तो 87 30 आएगा, अभी गुना किया ना। अब यहाँ से 7500 उधर भेज दीजिए, कितना 7500 प्लस 30x, देख रहे हैं बेसिस से कितना लंबा चला जा रहा है, 8730, तो 30x को इधर रख देंगे, फिर 8730 माइनस 75x, 75x नहीं होगा 7500 होगा, 7500। तो यहाँ से 30x बराबर घटाइएगा तो 0 में 0 0 3, 7 में से 5 गया 2, 8 में 7 गया 1, तो यहाँ से 0 से 0 फिर ख़त्म हो गया, तो x बराबर हो जाएगा 3 से ही कितना बार में कटेगा, 3 चौके 12, 3 कम 3 41 बार में। तो x का मान कितना आ गया 41। जो 30 नया सदस्य आया था उसका औसत आयु कितना हो जाएगा 41 वर्ष। इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। देख रहे हैं ना, पूरा बेसिक से बताया है ना, आप तो समझ गए होंगे कैसे कैसे किए। मेन यही इक्वेशन था, इक्वेशन अगर आप तैयार कर लेते समझ में आ जाता तब प्रश्न तुरंत बना लीजिएगा, चाहे कितना लंबा जुड़ा मतलब जोड़ गुना घटा कुछ रहे, तो इक्वेशन मेन तैयार होना चाहिए। वही इक्वेशन हम तैयार कर दिए, बस एक्स का मान निकालना है आपको, आप जैसे निकालिए। हम तो बेसिक से बताना था इसलिए हम थोड़ा लंबा चौड़ा गुना कर करके तब वहाँ बताए। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एक कार 24 मिनट में 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी गति को 40 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो समान दूरी तय करने में इसको कितना समय लगेगा। ठीक है, यानी कि वही समान दूरी 40 किलोमीटर को तय करने में अब
जब चाल 40 किलोमीटर कम कर देता है तब कितना समय लगेगा वो आपको निकालना है। तो देखिए, एक कार है 24 मिनट में 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो कार का स्पीड पहले निकाल लीजिए। यहाँ से अगर आप कार का स्पीड निकालिएगा, चाल निकालिएगा, चाल बराबर होता क्या, दूरी बट्टा समय, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 40 कर रहा है, कितना समय में, 24 मिनट में। 24 मिनट को घंटा में बदलेगा तो 60 से भाग करना पड़ेगा, 60 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, फिर ये 60 ऊपर चल जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, 40/24 गुना 60, तो 8 तिया 24, 8 पंचे 40, फिर 3 से 60 20 बार में, तो 20 पंचे कितना हो गया, 100। तो कार का स्पीड कितना हो गया, 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कार का स्पीड हम कितना निकाल लिए, स्पीड चाल 100 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमको डिस्टेंस टाइम दिया हुआ था, यहाँ से हम स्पीड निकाल लिए कितना, 100 किलोमीटर पर आवर। अब क्या किया है कि चाल को 40 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया है, यानी कि स्पीड पहले कितना था 100 किलोमीटर, अब स्पीड कितना क्या है, अब स्पीड कम कर दिया है, कितना कम किया है, 40 किलोमीटर। पहले स्पीड 100 था, अब स्पीड 40 किलोमीटर कम कर दिया है, तो अब जो स्पीड होगा कितना होगा, 60 किलोमीटर पर आवर होगा ना, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। अब इसी स्पीड से आपको कितना दूरी तय करना है, कहता नहीं वही समान दूरी, यानी कि यही 40 किलोमीटर दूरी को कितना की चाल से तय करना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और तब जो समय लगेगा वो आपको निकालना है। यहाँ से अगर टाइम निकालिएगा, टाइम बराबर क्या होता है, दूरी तो वही सेम दूरी 40 किलोमीटर, कितना स्पीड से हमको तय करना है, अब 60 किलोमीटर पर आवर से, 100 किलोमीटर पर आवर से नहीं, क्योंकि 100 पहले था और 40 किलोमीटर जब कम कर देता है तब का बताना है आपको। तो पहले 100 था, 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम किया तो कितना अब हो गया, 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 40 किलोमीटर दूरी को अब कितना किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करना है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करना है। अब आपको समय बताना है, बस 0 से 0 खत्म, 2 दूना 4, 2 तिया 6, ये 2/3 आपका क्या आ गया, घंटा में आ गया समय, 2/3, 2/3। आपको मिनट में चेंज करना तो 60 से गुना करना पड़ेगा, फिर 3 से 60 20 बार में, अब 20 दूना 40, यानी कि 40 मिनट आपको समय लगेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 40 मिनट। आप खुद को आपको लगेगा आज की नहीं, आज का जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, है ना। इधर उधर को नहीं जो मन सो क्वेश्चन ला के धर दिए, ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, एक से एक, मतलब एक से एक बढ़कर सारे प्रश्न हैं जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न ये आज का लास्ट प्रश्न है, ये है इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग से संबंधित प्रश्न है। राहुल अपनी आय का कुछ भाग खर्च करता है और शेष भाग बचाता है, यानी कुछ भाग खर्च करता है, एक्सपेंडिचर करता है ना, उसके बाद कुछ भाग सेविंग करता बचाता है। उनके व्यय और बचत का अनुपात, यानी कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दिया है 5:4। यदि राहुल की आय, यानी कि राहुल का इनकम 36,000 रुपया है, तो उसका व्यय कितना है, उसका एक्सपेंडिचर कितना है, खर्चा कितना है, वो आपको निकालना है। ठीक है, तो इसको बनाते कैसे हैं, पहले जो दिया है उसको लिख देते हैं। किसका रेशियो दिया है, व्यय और बचत का, यानी कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का। तो हम यहाँ लिख देते हैं व्यय अनुपात बचत, व्यय और बचत का मतलब एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दिया है 5:4। ठीक है, तो यहाँ से अगर एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, इनकम बराबर क्या होता है, इनकम, सेविंग लिखें, सेविंग, जिस तरह अगर हमको सेविंग निकालना है, बचत निकालना है, बचत कैसे निकालेगा, जो आय है, आय में घटाइएगा क्या, जो खर्चा किए हैं। मान ली 10 रुपया आपका क्या है, आय है, इनकम है, उसमें से 3 रुपया खर्चा किए, तो आपका बचत कितना, 7 रुपया होगा ना। तो वही बचत बराबर होता है आय माइनस व्यय, यानी कितना आपके पास आय है, इनकम है, और कितना खर्चा किए, उसको घटा दीजिएगा, जो आपका बचेगा रिमाइंडर वो आपका बचत निकलेगा। तो यहाँ से अगर फिर अगर आय निकालिएगा, क्या आय, तो यहाँ जगह बचत, माइनस में व्यय, इधर प्लस में व्यय हो जाएगा, ये फॉर्मूला है। फिर यहाँ से अगर व्यय निकालिएगा एक्सपेंडिचर, तो बचत नहीं आय होगा, आय माइनस बचत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इनकम में जो बचत है वो घटाइएगा तो आपका व्यय निकलेगा, कितना व्यय किया है। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला आता है, याद रखिएगा। तो अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे एक्सपेंडिचर और बचत का रेशियो दिया 5:4। अब यहाँ प्रश्न बोला गया कि यदि राहुल की आय 36,000 रुपया है, राहुल की आय कितना है, 36,000 रुपया है। अब आप बताइए, आय दिया है राहुल का, और राहुल का पहले हम क्या निकालेंगे, आय निकालेंगे किस में, रेशियो में। राहुल का खर्चा का रेशियो दिया है 5, बचत का रेशियो दिया है 4, तो उसका आय कितना होगा। खर्चा और बचत दोनों को जोड़ेंगे तब आपका आय निकलेगा। देखिए ये फॉर्मूला भी लिखा है ना, आय बराबर क्या होता है, बचत प्लस खर्चा,
बचत और खर्चा को दोनों को जोड़िएगा तब आपका आय निकलेगा। तो राहुल का टोटल इनकम कितना है रेशियो में, वो आपको पहले निकालना पड़ेगा। रुपया में राहुल का इनकम दिया है 36,000 रुपया, लेकिन यहाँ यूनिट में रेशियो में उसका टोटल इनकम कितना है 549। तो यानी कि यही 9 यूनिट का वैल्यू आपको दिया है 36,000 रुपया। 9 यूनिट का वैल्यू 36,000 रुपया। यहाँ से अगर आप 1 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा, कितना 1 यूनिट का वैल्यू, तो 9 चौके 36, 4,000 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू 4,000 रुपया आ गया। अब प्रश्न में बोला गया उसका व्यय कितना होगा। जब 1 यूनिट का वैल्यू 4,000 तो उसका एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना 5 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 4,000 तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 4 पंचे 20,000 हो जाएगा। बस इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 20,000। अगर पूछता है कि राहुल का बचत कितना है, सेविंग कितना है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 4,000, तो यहाँ से 4 यूनिट का वैल्यू निकालते, 4 चौक 16,000 उसका बचत हो जाएगा। अब 20,000 उसका क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा 20,000। इसको यहाँ अच्छा लिख देते, फिर मतलब फिर PDF जब डालेंगे ना इसको कट जाएगा साइड से, यहाँ 20,000 लिख देते हैं। 20,000 कैसे आया वो आपको बता दिए। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। सारे प्रश्न को विद कॉन्सेप्ट और बेसिक से बता दिए। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमारे यूट्यूब चैनल करिए जेएस अड्डा को सब्सक्राइब करें और सारे प्रश्न का PDF आपको करिए। जेएस अड्डा के नाम से टेलीग्राम में चैनल है, वहाँ पर जाकर जुड़ जाइएगा, वहीं पर सारे प्रश्न का PDF आपको मिल जाएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।